आज पूरे विश्व में जो लीडर हिंदुस्तान के पास है वो मुझे नहीं लगता है कि उस टक्कर का लीडर, इतनी सोच और समझ, इतना विजनरी लीडर मुझे नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में किसी के पास है। हम इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि बड़ी देर के बाद एक ऐसी लीडरशिप भारतवर्ष को मिली है जिसने हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का जो पॉलिटिकल नरेटिव है उसको चेंज कर दिया है। मैं 1976 से बात कर रहा हूँ, मैं तो 2013 में आया, मैंने तो उसको ट्रांसपेरेंट कराया, फिर कैबिनेट सब कमेटी बनाई, स्ट्रीमलाइन रिकॉर्ड ही नहीं था इनका, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट है हमारा, जो रूल है, मिनिस्टर और द लेजिस्लेटर दे आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एलिट आयरन एरिया है, आज भी हमारे 50% से ज़्यादा फूड डेफिसिट स्टेट है ये। तो ये अलग अलग बातें करते हैं, पहले सब्जेक्ट की जानकारी लें, उसके बाद जो आदमी 60 साल पहले जिसने नौतोड़ किया, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द म्यूटेशन, हक मलकीती लेने का वो हकदार है। हाँ, साल 2024 के चुनावी रण में उतरने की तैयारी भाजपा ने बखूबी कर ली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए 400 प्लस का आंकड़ा छूना है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 50 प्लस आंकड़े की बात यहां पर की जा रही है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू व कश्मीर में अगली सरकार के लिए कितना ज्यादा विश्वास है और अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला, और साथ ही साथ कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिसको लेकर जनता के दरवाजे तक दस्तक देंगे भाजपा के नेता। श्याम जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, तैयारियां कितनी हैं, चाहे 2024 की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिहाज से करें? देखिए, जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है वो 24/7 चलती है, और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, हालांकि एक समय होती है और चुनाव जो हैं वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने उस तरीके से देखना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, चाहे वो स्टेट हो चाहे पूरा भारतवर्ष की, आप जनरल इलेक्शन की बात करें पार्लियामेंट की, तो वो 24/7, जिस दिन इलेक्शन हम जीतते हैं, जहाँ हारते हैं, तो उसी के दूसरे दिन जो है वो एक नई सुबह के साथ हम दोबारा उसी एक्सरसाइज में लग जाते हैं, जो मैंने भी यहाँ 4 साल में देखा। मैं क्योंकि थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस में भी जुड़ा रहा, लेकिन यहाँ जो कार्यप्रणाली है, जो काम करने की पद्धति है, बूथ से भी आगे पन्ना प्रभारी तक और पन्ना समिति तक, ये ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 दिन जो है वो संगठन के जो विषय हैं उनको लेके और लोगों, समाज के जो विषय हैं उनको लेके समाज के साथ इनका तालमेल रहता है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो लक्ष्य दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो इतनी क्षमता रखते हैं कि उस लक्ष्य को वो भेज सकते हैं। आपके इलाके की बात करूंगी, आपका क्या लक्ष्य है, क्या निर्धारित किया गया आपके लिए? इलाका देखिए, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान है, हम भारतवर्ष के वासी हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर दबदबा ही आपका रहा है उस इलाके की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं 2019 की बात करूंगा, जब मैंने स्विच ओवर किया था, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों से जो है 86% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और उसके बाद डीडीसी अगर देखेंगे, बीडीसी देखेंगे, तो एब्सलूट मेजॉरिटी हमारी है। 4 सीटें थी डीडीसी की, वो हमने एब्सलूट मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे जीती। तो इस तरीके से प्रभारी मैं जम्मू रूरल का हूँ, नौशहरा का भी रहा हूँ, तो यहाँ जो कार्य पद्धति है वो बड़ी निष्ठा से जो भी कार्य करता है उसको निभाता है। अच्छा, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए मुख्य बिंदु महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके लिए क्या है, क्योंकि आप तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट में जाएंगे, आप प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखेंगे या जम्मू कश्मीर भाजपा को आगे रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, चेहरा तो हमारे पास हिंदुस्तान में छोड़ के पूरे, अगर ब्रह्मांड में भी अगर आप देखेंगे, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन करनी चाहिए। आज पूरे विश्व में जो लीडर हिंदुस्तान के पास है वो मुझे नहीं लगता है कि उस टक्कर का लीडर, इतनी सोच और समझ, इतना विजनरी लीडर मुझे नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में किसी के पास है। हम इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि बड़ी देर के बाद एक ऐसी लीडरशिप भारतवर्ष को मिली है जिसने हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का जो पॉलिटिकल नरेटिव है उसको चेंज कर दिया है। कश्मीर के लिए क्या यहाँ पर कार्यशैली रहेगी, कश्मीर कैसे जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो गुपकार अलायंस है, एक साथ आ गए हैं कश्मीर के नेता? गुपकार अलायंस तो 2019 में भी था, डीडीसी में भी था। 2019 में
जब उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था तो उन्होंने जाइंट कैंडिडेट खड़े किए थे, अनाउंस नहीं, खड़े किए थे इलेक्शन में। तो उन्होंने 8,92,000 वोट लिया है 9 लाख के करीब। हमने 16,70,000 से भी ज़्यादा वोट JNK में पार्लियामेंट में लिया है। और उसके बाद अगर आप जाएंगे गुपकार गैंग का DDC में देखेंगे तो उनका क्या असर हुआ। अब ये पब्लिक है, सब जानती है। इमोशनल ब्लैकमेल जो यहाँ की रीजनल पार्टियाँ करती थी, सो कॉल मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जो थी, आस्ता आस्ता जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। भी सवाल उठाया जाता है कि आप डेली वेजेस को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करते हैं। DDC के मैनिफेस्टो में जब आप जानकारी देते हैं कि हम आपको पक्का करेंगे, तो भाजपा पर जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाते हैं। अब डेली वेजेस जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब आपका विजय रथ जो है वो हम रोकेंगे, आपको जीत के वो अग्रसर नहीं होने देंगे। ये डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके जितने भी विषय हैं, खासकर ये बड़ा संवेदनशील सवाल आपने मुझसे किया है, और मैं पिछले 2005 से इसको डील कर रहा हूँ। जब मैं विधायक था, उसके बाद मैं मंत्री था, उसके बाद इसी डिपार्टमेंट का मंत्री भी रहा, लेकिन उसमें 47 डिपार्टमेंट हैं और 6 हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है। अब पार्टी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, इनफैक्ट 3 कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और एक कमेटी की जिम्मेवारी मुझे और मेरे बहुत ही काबिल साथी थे मेरे साथ 4 और हमने उसके पूरी, और मुझे पहले भी जानकारी थी, तो वो हमने, क्योंकि सरकार जो है, ब्यूरोक्रेट जो टेक्नोक्रेट हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली को मिसलीड करते थे। मेरा कहने का मतलब चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो ये कहा था कि 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, अब 60 और 61 लाख के बीच वो कर्मचारी आ गए हैं जो ऑनलाइन हुए हैं। एंड दोज हु आर गेटिंग सैलरी पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर, तो गवर्नमेंट ने तो माना कि दे आर वर्किंग, दैट्स वाई दे आर पेइंग। हाँ, अब उनको रेगुलाइज करने के लिए वो हमने अलग अलग सेक्शन के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है सबमिट की अपनी पार्टी हाईकमान को, और पार्टी हाईकमान ने, मुझे लगता है कि दिल्ली में भी एप्रोप्रिएट क्वार्टर में उसको डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और उनसे भी ये बात करेंगे। जो हम 3 लोग जो कमेटी के लोग थे, उनमें से कुछ हमारे सदस्य जो हैं वो जाएंगे, और एक एक इशू को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसलेड किया हुआ है और कंफ्यूज किया हुआ है कि नहीं जनाब, ये बैकडोर से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, और वो जस्टिफाइड है जो लोग लगाए, क्योंकि 1976 के बाद जम्मू कश्मीर में पीने के क्योंकि सबसे कहते हैं PHE में इतने क्यों हैं, PDD में इतने क्यों हैं, RNB में, ये मेजर डिपार्टमेंट है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि PHE में इसलिए हुए कि 1976 के बाद 7,500 स्कीम जो है इस समय ड्रिंकिंग वाटर, वो तो हमें देना है ना, एसेशनल सर्विस है, लेकिन मैन पावर का कंपोनेंट जो है वो स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है। यहाँ हमने मैन पावर की पोस्टें क्रिएट नहीं की। स्कीम के लिए 100% फंडिंग हमें गवर्नमेंट देती थी, तो वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, और जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, एंड देन मिनिस्टर, उन्होंने, ये उनकी गलती है, इन लोगों की नहीं है। वो स्कीम, आप कहना चाहते हैं कि उस समय जब आप राजनीतिक चेहरा भी थे और आपके पास मंत्रिमंडल भी था, उस विभाग में भी थे, नीयत आपकी बिल्कुल साफ थी, लेकिन जो अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट। नहीं, मैं तो सिर्फ 2 साल रहा हूँ। मैं 1976 से बात कर रहा हूँ। मैं तो 2013 में आया, मैंने तो उसको ट्रांसपेरेंट कराया, फिर कैबिनेट सब कमेटी बनाई, स्ट्रीमलाइन, रिकॉर्ड ही नहीं था इनका, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट है हमारा, जो रूल है, मिनिस्टर और द लेजिस्लेटर, दे आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था।
उसको मैंने स्ट्रीमलाइन किया, सिस्टम को इन प्लेस किया। अभी अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी का गठन किया गया है, तमाम जानकारी प्राप्त की गई और उसके बाद उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है तो लगता है कि डेली वेजेस जो 61,000 आप आंकड़ा बता रहे हैं वो बड़ी दीवार बनेंगे और आप विपक्ष को कुछ नहीं समझते हैं, तो हम राष्ट्र राजनीति से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन डेली वेजेस के अस्तित्व को तो आप मानेंगे? मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं लेना चाहता, ये ह्यूमन इशू है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की। अगर वो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो हैं इसमें फेल्यूर रहा तो एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट, और अब तो ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और इसमें किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन के दायरे में लाना चाहिए? वो मुझे लगता है आपके पास SRO 64 भी है। देन आपने, हमारी सरकार ने, PDP और BJP की जब सरकार थी, आपने एक SRO 520 बनाया और उसमें से उसको पार्शली लागू भी किया। गवर्नर साहब थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो रहे, पार्शली 600-700 लोग जो हैं उनको रेगुलाइज भी किया। उसके बाद वो होल्ड पे हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि एक तो उनको बेसिस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी है, तो अब उसमें किंतु परंतु तो होना नहीं चाहिए था। रिकॉर्ड बड़ा स्टेट है, ऑनलाइन हुए हैं, आज उनकी हाजिरी भी लग रही है और वो डिफाइन है कितने लोग हैं, इन लैंड ऑफ लीव में कितने लोग लगे हुए हैं, ITI ट्रेन क्रैश प्रोग्राम के कितने लोग हैं, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी तमाम चीफ इंजीनियरों ने लिख के दिया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है। अब अगर हम ये कहेंगे कि ये बैकडोर से आए तो 35 आदमी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में हैं, वहाँ किसने बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगाए? 101 लोग जो हैं GAD डिपार्टमेंट हैं, जो मदर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट्स की होती है, वहाँ किसने लगाए? 413 लोग जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट में लगे हैं, जो मिनिस्टरों और ब्यूरोक्रेटों की कोठियों का और उनका सारा ध्यान रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ये तो ब्यूरोक्रेट ये करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शिर्क करते हैं, शिर्क नहीं करते, ट्रांसफर कर देते हैं। भाई अगर बैकडोर यहाँ सिस्टम था तो फिर गवर्नर हाउस में किसने लगाए बैकडोर अपॉइंटमेंट की? GAD में किसने लगवाए? लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर में किसने लगाए? तमाम विभागों में नियुक्ति की गई। मैंने कहा 47 डिपार्टमेंट का मैंने एक एक की मेरे पास रिकॉर्ड है और टिप्स पे हैं। बैठे तो सही, कोई डिस्कस तो करे हमारे साथ कि बैकडोर से लगे हैं जहाँ बिल्कुल मेन डोर से आए हुए हैं। एक सवाल ये भी रहेगा कि अब इस समय यहाँ पर बेरोजगारी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, आम जनमानस भी कह रहा है कि कोरोना काल के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन जहाँ पर लोगों को कुछ रोजगार उनके खुद के माध्यम के द्वारा था, जहाँ पर वो कारोबार करते थे, दुकान करते थे, अब उस पर भी कहा जा रहा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको हटा रहा है और वहाँ पर नोटिस फ्लैश हो रहे हैं। क्या ये सही समय था जहाँ पर लोगों के थाली में रोटी नहीं है, उस समय आप इविक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन गैप था और जब से मुझे लगता है कि अगर 2 महीने पहले अगर आप देखेंगे इन एडवांस, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो सर्वोसर्वा हैं, जो आज स्टेट हैं, आज स्टेट हैं, स्टेट इज स्टेट, उससे ऊपर वाली स्टेट होती है, जो मुझे एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जानकारी है। जब उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये कह दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी में किया, आपने वो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि किसी भी गरीब आदमी को छेड़ा नहीं जाएगा और बड़े को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कैटेगरी करी उन्होंने बोला। चीफ सेक्रेटरी ने 2 या 3 बार पब्लिक डोमेन में प्रेस नोट वगैरह निकला, डिबकाम ने स्टेटमेंट दी और टाइम टू टाइम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर है, जो अथॉरिटी है लैंड एक्वायर करने का, रिट्रीव करने का, अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट में DM होता है एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जब उन्होंने कह दिया, ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उन्होंने सोचा अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिसकी जो कस्टोडियन होता है, तमाम लैंड का कस्टोडियन कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, इरिगेशन को लैंड जो ट्रांसफ़र हुई है, दे आर कस्टोडियन ऑफ दैट लैंड, बट इससे पहले कहाँ थे? और उन्होंने कुछ चीज़ें गलत भी की हैं, तभी मैंने चिट्ठी लिखी उनको और मुझे जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई को, मुझे लगता है फिर जो टॉप ऑफ द हायरार्की है उसने उसको होल्ड पे किया। 1947 के लोग आए हुए हैं डिस्प्लेस शम्ब से,
उनको ज़मीन अलाट हुई 1948 में। प्रताप कनाल जो है वो 1962 में बनती है और उनको भी नोटिस जाता है। फॉल्ट किसका है? अधिकारियों का है। अधिकारियों का। भेड़ चाल है। साढ़े डोगरी च कह देन, इन्हें दिनें जेड़ा मौसम होंदा ना, डंगर बाहर चुगन जंदे न, उसी खराड़ लगदा है, ते जेड़ा कमजोर डंगर है उसी आखदे लुंडी भी कताड़ें। लोगों को समझ आ गई होगी डोगरी वालों को मैंने क्या कहा है। वो उन्होंने इरिगेशन वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी नंबर बनाएं। 3200 नोटिस लोगों को सर्व कर दिया, हाहाकार मचा दी। मैं कह रहा हूँ 1947 के, 65 के, 71 के, और उसके बाद भी दे आर नॉट इनक्रोचर। इनक्रोचर की एक डेफिनेशन होती है। मैं आप मीडिया वालों को भी कहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को जानकारी लें और फिर इन अधिकारियों से पूछें कि इनक्रोचमेंट की डेफिनेशन क्या है। 50-60 साल से ऊपर का जो नजायज काबज है उसके फंडामेंटल राइट हैं, उस पर उसके फंडामेंटल राइट हैं। स्टेट लैंड क्या होती है, काचराई क्या होती है, काचराई की कितनी किस्में होती हैं, पहले ये रेवेन्यू के एक्सपर्ट कितने हैं। तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों को इन्होंने, और कुछ और भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ वो लेने देने का बड़ा है, यानी करप्शन बहुत हाई पीक पे है। नहीं वो उसको मैं करप्शन नहीं कहूँगा, क्या पता लोग एक्सटॉर्शन की तरफ चल पड़े, बोलेंगे आपका मैंने ये 5 कनाल बचा लेता हूँ। रूरल एरिया में तो ये है ना, किसी ने आज से 60 साल पहले बंजर पड़ा हुआ था, और अगर मैं आपको रिकॉर्ड बोलूँगा तो 1966 में सादिक जी के साथ, जीएम सादिक के टाइम में यहाँ फूड डेफिसिट स्टेट थी जी। फूड डेफिसिट स्टेट की वजह से, और यहाँ फॉडर भी बहुत कम था, तो उस समय एक ऑर्डर निकला था, मेरे ख्याल 1967 का होगा अगर मैं करेक्ट हूँ तो उन्होंने कहा था कि बंजर को नोट आउट करो। जब ग्रीन रेगुलेशन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था तो हमारे फॉडर की कमी थी, हिली टेरन एरिया है, आज भी हमारे 50% से ज़्यादा फूड डेफिसिट स्टेट है ये। तो ये अलग अलग बातें करते हैं, पहले सब्जेक्ट की जानकारी लें, उसके बाद जो आदमी 60 साल पहले जिसने नौतोड़ किया, ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द म्यूटेशन, हक मलकीती लेने का वो हकदार है, हाँ उसके अंडर स्लैब होनी चाहिए। मैं मानूं ना कि जितनी जानकारी आप रखते हैं तो भाजपा ही अब इस पूरे एक नोटिस का प्रोसीजर हो या पूरा लैंड डिविक्शन हो, भाजपा ही दीवार बनेगी, भाजपा ही अधिकारियों तक पहुंचेगी और वो कहेगी कि देखिए ये असल डेफिनेशन है और आप कुछ और कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना, हमारी कमेटी, जहाँ आपने देखा रोज तो नहीं कह सकते, 3-4 दिन के बाद हम बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। आपने कहा दीवार बनेंगे, हम गरीब लोगों को जो है उसके साथ जाति नहीं होने देंगे, माध्यम बनेंगे आप। हम तो कहते हैं बड़े इन्होंने जब आईटीआई में और बाकी चीज़ों में इन्होंने निकाली हुई है कि बड़े लैंड ग्रैबर कौन है, तो वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखते? किस बड़े लैंड ग्रैबर पे अभी तक पीला पंजा चला है? एक पे चला था वहां पर तो बिल्कुल हो कहाँ? हल्ला हो गया है। कहाँ मुझे चला? हेक्टर पर चला था, हो हल्ला हो गया। वो कितना बड़ा लैंड ग्रैबर है वो आप देखना कितने में है। यहाँ 1000 1500 कनाल एक एक मंत्री और संतरी और ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट और बड़े रसूख रखने वाले लोगों ने इंक्रोच की हुई है। चाहिए आप फोर्थ ब्रिज के पास जाके नीचे जाके देखो, मेरे ख्याल 1500 कनाल तो एक बड़े मगरमच्छ के पास है। कश्मीर में भी ऐसे ही देखो, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पहले लिस्ट निकाली थी वो 900 कुछ की थी, 980 के 81 की, उसमें देखना कितने कितने बड़े, तो वो पब्लिक डोमेन में रखे ना। अगर श्यामलाल है तो क्या जरूरत है छुपाने की, उन पे करें। यानी जनता का सेवक है, जनता के समक्ष तो सच्चाई आनी चाहिए ना, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में रखते वो कि कौन कौन बड़े लैंड ग्रैबर हैं। यहाँ चले जाओ आप मजालता की तरफ, एक एक आदमी ने 1000 कनाल जो है वो इनक्रोच की हुई है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उस समय के जो अधिकारी रहे हैं, क्यों इंक्रोचमेंट हुई, किसने करवाई, ये मिलीभगत से हुई है, चलो उसमें भी नहीं आप जान जाते। जो खाली पड़ी हुई है आज भी है उस तरफ, क्योंकि वहाँ नेक्सस है, वहाँ नीचे की जो डाउन दी लाइन हरारकी है, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, वो तो आपकी बचा देंगे। जाके बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड लगाने से क्या होगा?
तो मुझे लगता है कि होमवर्क करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को भी। और जब भी रिफॉर्म्स होते हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ नहीं होते, टॉप से बॉटम की तरफ आना चाहिए। पहले पारदर्शिता लाई जाए, जो पॉलिटिशियन मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो बड़े बड़े रहे हैं, टेक्नोक्रेट जो रहे हैं। जितनी जानकारी आप रखते हैं, मैं मानूं कि भाजपा एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में आपको दे सकती है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि नहीं। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इतनी संक्षिप्त में जानकारी रखता है और जनता तक तर्क दर तर्क जो है वो पहुंचा रहा है। नहीं नहीं, बहुत से हमारे काबिल हैं। मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी में रिक्रूट हूँ, 4 साल ही होने जा रहे हैं मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन सिस्टम में काम किया है और सीखने की ललक है। मैं हमेशा स्टूडेंट बन के रहता हूँ और बेबाकी से बात करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सब्जेक्ट की जानकारी रखता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जो है और मेरी लीडरशिप जो है, वो हम जितने भी साथी इस सोच के हैं, जिनके पास ये कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल करती है। और मुख्यमंत्री का चेहरा आपको क्या लगता है इस समय कौन होगा अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं? भारतीय जनता पार्टी में ये परिवारवाद की और किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और ये वैसे भी जो है, जब यहाँ इलेक्शन होगी, हमारे विधायक आएंगे, विधायक अपना नेता चुनेंगे और ये फैसला जो है हाईकमांड का, और एक डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी है। यहाँ हम कह दें कि मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार हूँ, हमने तो ये भी कहा है कि आप इलेक्शन करवाओ, क्योंकि लोग अब चाहते हैं, बहुत मनमानी हो गई है। बीडीसी डीडीसी पंचायतें बनाई हैं, अभी भी उनके साथ जो ये बड़े बाबू लोग हैं वो अथॉरिटी शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, मैं वही बात कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक डिसेंट वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं मीडिया वाले। तो ये बाबू लोग मैं कहूँगा ज़रूर, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा बेचैनी का माहौल है, ये अफरा तफरी पैदा करते हैं। हम चाहते हैं, हमने तो कहा ओपनली, हम 1-2 साथी ने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ड्यूटी जो पार्टी लगाएगी लड़ेंगे। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमने बोला पार्टी को, सच में नहीं लड़ेंगे, ये कहा है? नहीं, ये पार्टी का आदेश है, मंशा है। अगर पार्टी नहीं, विधायक के दावेदार तो आप भी हैं, आपका एक रुतबा है अपने इलाके में, लोग बहुत प्यार करते हैं और आपको विकास पुरुष भी कहते हैं वहाँ पर। नहीं, विकास पुरुष तो नहीं कह सकते, वो मुझे लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, मुझ पे प्यार देते हैं। वो सिर्फ अखनूर में नहीं होगा, बाकी जगह भी जहाँ जहाँ हम रहे हैं। कश्मीर में अभी आप जहाँ कुछ साथी बैठे हुए हैं, कश्मीर से एक साथी आया हुआ था, तो मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो मैंने कहा महागाम फलाने आदमी का क्या, वहाँ मैंने हॉस्पिटल मैंने नहीं बनाया था, लेकिन हम काम करते थे। तो वो प्यार आज भी लोगों से मिलता है, हमें यही आशीर्वाद और प्यार मिलना चाहिए। यही आशीर्वाद, आप प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी प्रश्न, बहुत समय ले लिया, अभी भी आप प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? अभी भी भाजपा के पास इसका मतलब कोई चेहरा नहीं है? मुझे बताओ, भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ये आप जाति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। 20 करोड़ से ज़्यादा जो हैं हमारे, वो वोटर भी 18 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं, और अब 2 करोड़ से ज़्यादा है हमारी इनरोलमेंट जो है, हमारे एक्टिव मेंबर हो गए हैं। संगठन भी काम करता है, लेकिन मोदी जी से बड़ा चेहरा दुनिया में नहीं है, तो हम कैसे नहीं सोचें। और हम वो पार्टी से ही गए हैं, और वो पार्टी के लिए भी काम करते हैं, मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी। तो पार्टी उनको चेहरा क्यों नहीं बनाए? नेतृत्व जो यहाँ पर सोचेगा, जो निर्धारित करेगा चेहरा, वही एक महत्वपूर्ण चेहरा होगा जो सत्ता की कुर्सी तक काबिज होगा। यानी कि हम ये माने कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना 50 आंकड़े की बात करते हैं, अब उससे बढ़ने वाले और मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ पर आएगी। मुझे लगता है वो आशीर्वाद लोग जरूर देंगे। जो यहाँ पे एक गवर्नेंस फेल्यूर रहा है, मैं हमेशा पिछली सरकार भाजपा पीडीपी की भी थी, उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी शासन में भाजपा का ही रूल चल रहा है, तो गवर्नेंस फेलियर कहाँ से? वो योजनाएं तो लागू की गई। मैं गवर्नेंस फेलियर जो सक्सेसिव गवर्नमेंटें रही हैं, कश्मीर डिस्टर्ब हुआ, मिलिटेंसी आई, एक मिनॉरिटी कम्युनिटी को वहाँ से बाहर निकाला गया, तो आज भी वो चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ी कमी आई है। और आज भी कश्मीरी पंडित समाज से लोग जो हैं वो आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उपराज्यपाल से कहिए सैलरी रिलीज करवा दीजिए। कहाँ जाएं वो, किसके पास जाएं? एक्सपेक्टेशन वहाँ से ही होती है, जहाँ कुआं होगा उधर ही पानी लेने जाएगा ना कोई। और वो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुत सख्ती वहाँ पे झेली है। मैंने इन चीज़ों को देखा है, क्योंकि 40 साल
मेरी भी एक्टिव पॉलिटिक्स का हुआ है और बड़ा क्लोज उनके साथ काम किया हुआ है। कांग्रेस के साथ एक संबंध रहा है आपका और एक वरिष्ठ नेता आप वहाँ पर भी रहे हैं, और चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये कांग्रेस की विचारधारा तक पहुँचाते रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में अगर अंतर स्पष्ट करना हो कुछ शब्दों में, तो कार्यशैली, कार्यप्रणाली, नेताओं में क्या अंतर है? वहाँ कार्यशैली रही नहीं, कार्यशैली रही नहीं। भारतीय, मैं कहता हूँ कि वो भी 135 साल की नेशनल पार्टी है, उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं उस तरीके से नहीं हूँ, मेरा दुश्मन भी होगा नहीं, उसके बाद भी कंट्रीब्यूशन रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, तो उन्होंने टाइम टू टाइम, हमारे प्रधानमंत्री जी इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हैं। मैं वो बात नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बात नहीं कहूँ। लेकिन भाजपा के, मैं मानूं ये जो सबसे अच्छी बात है श्यामलाल जी की, भाजपा के लगातार जो नेता कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, श्यामलाल जी मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ तो किया है। 70 साल भी अगर आप गिनेंगे ना तो वो थोड़े कम हो जाएंगे। कभी कभी हम आंकड़ा पूरा नहीं गिनते हैं, तो मेरा अर्थमेटिक भी थोड़ा ठीक है। मैं सच की बात करता हूँ, हेयर से पे नहीं। आज ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। जब हम झूठ बोलते हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। वी शुड बी, लीडर शुड बी वेरी स्ट्रेट। जो हाँ, जो हो सकता है हाँ करो, जो नहीं हो सकता ना करो। ये पब्लिक है, सब जानती है किसने क्या किया, किसने नहीं किया। 1986 के बाद कांग्रेस की सोच, जब शाहबानो केस आया, वो अमेंडमेंट लाई उन्होंने, जो आज मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का कहा है। तो अगर उस समय राजीव गांधी ऐसा नहीं करते, तो मुझे ये बताइए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी भी झंडेवाला में जाते थे। और 1962 में नेहरू जी ने तो परेड करवाई थी, आरएसएस की परेड हुई थी ना, जो आज भी हमारी निकलती है 26 जनवरी को। तो पहले हमें सब्जेक्ट की सारी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा अपीचमेंट की चली पड़ी। वो 17, 18, 22% पे चल पड़े। उन्होंने बेसिक जो यहाँ के लोगों की साइकी थी, जो सोच थी, 78% को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। किया 17% वालों का भी कुछ नहीं। जाओ यूपी, बिहार, वहाँ जाके देख लो। आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा एक बदान एक निशान। प्रधान तो बड़ी देर पहले हो गया, तो निशान और वो उन्होंने अब बदल दिया जब उनको मेजॉरिटी मिली। तो अब आप 400 कह रहे हैं, तो थोड़ी चीज़ें और भी करनी है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पूरी आशीर्वाद मिलेगी, पूरी आशीर्वाद। 400 वहाँ पे होगी और यहाँ हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे और बड़ा कंफर्टेबली जम्मू कश्मीर में भी हमारी। सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का चेहरा मानो आपको? किसको? मैं किसी का चेहरा नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ। और आप ही रहोगे आप? जब मेरा, देखिए, जो पंत प्रधान है जी हैं, वो चौकीदार कहते हैं और उनकी कार्यशैली भी वैसी है। संत आदमी हैं, तो संतों के साथ रह के, तो वो कहते हैं ना कि कबीरा संगत साधु की जूं गंदी का वास, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सवास। कि कबीर ने ये कहा है कि अतर बेचने वाले जो हैं साधु, इस तरह से साधु की, और ये भी संत ही हैं हमारे। इससे बड़ा संत कौन है मोदी जी से? साफ तौर पर 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा कवच मेरे पास है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये कहा, और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर श्यामलाल जी ने भाजपा में शामिल होने की सोची थी, और आज वही विचारधारा को आगे लेकर संपूर्ण जम्मू कश्मीर व संपूर्ण भारत में विकास योजनाओं का विस्तार करने की सोच। और आगामी समय 2024 चुनाव का है, जहां पर एक बार फिर से सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल है। और जम्मू व कश्मीर की राजनीति में किसका राज तिलक होगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि हम जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन वाकई श्यामलाल शर्मा जी ने ये बता दिया है कि एक नेता की परिभाषा क्या होती है, उसको जानकार तो ज़रूर ही होना चाहिए। आप ये हमारे साथ देखिए, विश्व जम्मू सुहान की।